आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन ये अचानक से झड़पें क्यों शुरू हो गईं? सरहद के ऊपर इस वक्त पाक फौज के जो जवान हैं वो सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हैं। वो किसी सूरत कमज़ोर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मादरे वतन की हिफाजत का मामला है। तो ये अफगानी वहाँ पर गए और हमारे दुश्मन की गोद में बैठ के हमारे ही खिलाफ, जिन्होंने इनको 40 साल तक पाला, इनका ख्याल रखा, इनको खिलाया पिलाया, इनके खिलाफ वहाँ से बोल के आए हैं कि वो अफगान जो कहते थे कि हम अटक तक का इलाका लेने के लिए आए हैं। अफगानी अपनी लाशें छोड़ के भाग गए, अपना असला छोड़ के भाग गए, अपना झंडा छोड़ के भाग गए। अगर वो तो जब भागे तो लगता ऐसे था कि जैसे मरासी जो है मैदान छोड़ के भागते हैं। तो अफगानियों और मरासियों में, नमक हरामियों में किसी किस्म का कोई फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आया। लेकिन जाते हुए वो 400 किलोमीटर से ज़ायद का एरिया और साथ ही साथ वाखान वादी जो है पाकिस्तान की गोद में फेंक कर चले गए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पर जाके अपना झंडा लहराया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयब सैफ। रात से बड़ी गोलाबारी हो रही है और बड़े ही शदीद किस्म के जो जवाब हैं वो दिए जा रहे हैं। और सरहद के ऊपर इस वक्त पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हैं। कुछ की शहादतें भी हुई हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, मगर जो अज़्म है और जो इरादे हैं वो किसी सूरत कमज़ोर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मादरे वतन की हिफाजत का मामला है। आखिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ये अचानक से झड़पें क्यों शुरू हो गईं? कल अचानक से अफ़गानिस्तान ने और उनके जो तालिबान थे और ख़ास तौर पे जो दाइश के लोग थे, इन्होंने प्लान करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बैक वक्त जो सरहदी खिलाफ वर्जी है वो शुरू की। चित्राल से लेके चागी तक तमाम जो लंबी बाउंड्री है इसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज की जितनी भी चेक पोस्टें थी उन तमाम के ऊपर हमला स्टार्ट किया। और उस हमले के नतीजे में कुछ हमारे जवानों को उसमें नुकसान पहुँचा और फिर फ़ैसला किया गया कि अब अफ़गानिस्तान की मज़ीद किसी किस्म की कोई बात नहीं मानी जाएगी। और उससे पहले जो ख़ास तौर पे हमारे जो 2IC थे और ख़ास तौर पे लेफ्टिनेंट कर्नल, उनको जो शहीद किया गया, उनके साथ 11 से ज़ायद जवानों को शहीद किया गया, उसका बदला लेना भी बाकी था। जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर किस्म का जवाब देना स्टार्ट किया और रिज़ल्ट ये निकला कि वो अफ़गान जो कहते थे कि हम अटक तक का इलाका लेने के लिए आए हैं और ड्यूरेड लाइन को हम सरहद नहीं मानते, ये सरहद नहीं है, बस एक इंतज़ामी यूनिट है और हम हर सूरत में कब्ज़ा करेंगे। लेकिन जाते हुए वो 400 किलोमीटर से ज़ायद का एरिया और साथ ही साथ वाखान वादी जो है पाकिस्तान की गोद में फेंक कर चले गए हैं। यानी कि अगर आइंदा दोबारा फिर कभी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो 400 किलोमीटर और वाखान वादी तो पीछे रह जाएगा, हम उनका पूरा सूबा जो है वो हड़प लेंगे। हम इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे और वाखान वादी क्या है इसके हवाले से जो आपको अपडेट है वो देंगे और उसकी अहमियत क्या है इसके बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये कंटेंट है ये कैसा लगा है। थोड़ी सी तारीख़ के ऊपर जाते हैं। तारीख़ में अफ़गानिस्तान जो है वो कहता है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो अटक तक का एरिया है ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा था और हमने ये अंग्रेज़ दौर में लीज़ पे दिया था, जिसके बाद इंतज़ामी यूनिट जो है वो तश्कील दिए गए थे और 100 साल की ये लीज़ थी। उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ से चला गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस इलाके को हमें वापस नहीं किया। इस वजह से जो अटक तक का एरिया है वो हमारा है और ये जो हम सरहद है इसको हम बाकायदा तौर पर बाउंड्री नहीं मानते बल्कि इसको ड्यूरेड लाइन मानते हैं। यानी ये मुतनाज़ा इलाका है, इसके ऊपर निगोशिएट होना बाकी है। अब इस तमाम तर सूरत हाल को अफ़गानिस्तान जो है वो क्यों कहता है कि अटक तक का इलाका जो है वो हमारा है? नंबर 1, ड्यूरेड लाइन सबसे पहले है कि इसको हमने बाउंड्री कभी तस्लीम किया ही नहीं है, बल्कि ड्यूरेड लाइन के दोनों तरफ में बल्कि अफ़गानिस्तान की तरफ कुछ पाकिस्तानी बैठे हुए थे, फिर बाद में पाकिस्तान की हदूद में क्या था कोई अफ़गानी बैठे हुए थे, तो वो लोग आपस में आना जाना उनका लगा रहता था, जिसकी वजह से इस बाउंड्री के ऊपर ना ही किसी किस्म की चेकिंग होती थी ना सख्ती थी। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो कशीदा होते चले गए और वहाँ पर हमने अपनी जो बाउंड्री है उसको लाइन अप करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ जब सख्तियाँ शुरू हुई तो बहुत सारे वो लोग जो कि सरहद पार आराम से आते और जाते थे, उन तमाम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्होंने मुज़ाहमत भी की। लेकिन पाकिस्तान का एक अपना इस पर मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ की वजह से हम ड्यूरेड लाइन को एक सरहद के तौर पे मानते हैं। दूसरा जिसमें पॉइंट आता है वो ये है कि माजी में जो अफ़गानियों की इस इलाके के ऊपर हुकूमत थी और वो इस तमाम तर एरिए को अपनी सल्तनत का हिस्सा जो है वो कंसीडर करते हैं और वो कहते हैं कि हमने ये सारा इलाका जो है इस पर हमारी हुकूमत थी और हम इसके ऊपर अपना काम जो है वो जारी रखे हुए थे। बाद में अंग्रेज़ आया तो अंग्रेज़ ने आके यहाँ पर इंतज़ामी यूनिट तश्कील दिए, जिसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें हमारे पास से चली गई। उसके बाद तीसरा एक अफ़गानिस्तान का अंदर नारा लगता है, पश्तूनों का नारा लगता है कि जहाँ जहाँ पश्तून है वो अफ़गानिस्तान है और अटक तक आलमोस्ट जो है वो पश्तून काफ़ी तादाद में रहते हैं। यानी कि अगर हम 3 हिस्से तकसीम कर लें
پشتونوں کے، تو ایک حصہ پشتون افغانستان کے اندر ہیں اور 2 حصے پاکستان کے اندر ہیں۔ تو اس علاقے کو وہ پشتونوں کی وجہ سے اپنے ساتھ اس کا الحاق جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے کل رات جو انہوں نے حملہ کیا وہ اس سارے علاقے کو لینے کے لیے حملہ کیا تھا، اور بڑا پلان قسم کا حملہ تھا۔ اور اس حملے کی آپ ٹائمنگ چیک کریں کہ اس سے پہلے کہ پاکستانی فوج کے اوپر انہوں نے بڑا ہی منظم قسم کا حملہ کیا، پاکستان کے لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان کے ٹوائسی شہید ہوئے، ان کے ساتھ ان کے جو جوان تھے یونٹ کے وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر صبر نہیں کیا بلکہ اپنے جو وزیر خارجہ تھے ان کو افغانستان بھیجا، اور افغانستان جا کے وہاں سے جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس مشترکہ اعلامیہ کے اندر جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ کنسیڈر کر لیا، اور انہوں نے مان لیا اس بات کو، جس کی پاکستان کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور کشمیر کے اوپر ہم کسی صورت کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ افغانی وہاں پر گئے اور ہمارے دشمن کی گود میں بیٹھ کے ہمارے ہی خلاف، جنہوں نے ان کو 40 سال تک پالا، ان کا خیال رکھا، ان کو کھلایا پلایا، ان کے خلاف وہاں سے بول کے آئے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز ملک جو ہے انہوں نے وہاں پر کیا ہے، جس کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ نے اس کے اوپر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں تھیں وہ کلیئر ہونا سٹارٹ ہو گئی کہ اب جو یہ طالبان ہیں یہ پاکستان کے دوست نہیں رہے بلکہ یہ اب دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ان کی جو اچانک سے عزائم بلند ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہم پہ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، اس کے پیچھے معاملات کچھ اور ہیں، جس کے بعد پاکستانی فوج نے ان کو ایسا ٹیکنیکل جواب دیا جس میں ٹینک بھی استعمال ہوئے، جس میں مارٹر گولے بھی استعمال ہوئے، جس میں لائٹ مشین گن، ہیوی مشین گن اور باقی جو ہینڈ گرنیڈ اور باقی جو استعمال ہوتا ہے اسلحہ وہ تو لاتعداد تھا، لیکن یہ تمام تر چیزیں استعمال ہوئیں اور ایسی ایگزیکٹ استعمال ہوئی کہ افغانیوں کو پتہ لگ گیا کہ ایک پروفیشنل فوج کے ساتھ لڑنا اور ایک ملیشیا کے ساتھ لڑنا کتنا فرق ہوتا ہے، اور پاک فوج نے ان کو بتایا، اور جیسے ہی دن چڑھا تو افغانیوں کو اپنی صورتحال کا اندازہ ہوا کہ ان کی 19 چیک پوسٹیں جو ہیں وہ پاکستانی فوج کے قبضے میں آ گئی، اور پاکستانی فوج نے وہاں پر جا کے اپنا جھنڈا لہرایا اور وہاں پر دیکھا کہ افغانی اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنا جھنڈا چھوڑ کے بھاگ گئے، اور ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگتے ہوئے نظر آئے کہ اگر کوئی ان کو عام بندہ دیکھے تو ان کے اوپر صرف ایک ٹھٹھا لگا کے ہی ہنس سکتا ہے کہ یہ اتنے بہادر بنے پھرتے ہیں جو اپنے آپ کو ریاستوں سپر پاورز کا قبرستان کہتے ہیں، تو یہ سپر پاورز کے قبرستان کے لوگ ایسے بھاگتے ہیں؟ وہ تو بہادر ہونے چاہیے، وہ تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مگر وہ تو جب بھاگے تو لگتا ایسے تھا کہ جیسے مراسی جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، تو افغانیوں اور مراسیوں میں، نمک حرامیوں میں کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اور تمام تر صورتحال جب کلیئر ہوئی تو پتہ چلا کہ پاکستان نے 400 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو وادی وخان کو جو رستہ جاتا ہے ہم نے اس کے اوپر بھی کنٹرول کر لیا ہے۔ وادی وخان جو ہے ایک بڑی ہی اسٹریٹجک قسم کی وادی ہے، اور اس کی اگر ہم کل لمبائی کی بات کرتے ہیں تو کل لمبائی اس کی 350 کلومیٹر سے زائد ہے، لیکن اگر اس کی ہم چوڑائی کی بات کرتے ہیں تو کسی جگہ پہ اس کی چوڑائی جو ہے 15 کلومیٹر ہوتی ہے اور کہیں پر 60 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس کا جو ایک سرہ ہے وہ چائنا کے ساتھ ملتا ہے، ایک تاجکستان سے ملتا ہے، ایک سائڈ اس کی افغانستان سے ملتی ہے، اور ایک سائڈ اس کی پاکستان سے ملتی ہے، یعنی 4 ممالک کے درمیان یہ ایک لمبی دم کی طرح کی یہ ایک پٹی ہے، یعنی اگر آپ پورے میپ کے اندر جا کے دیکھیں تو افغانستان آپ کو ایک طرف نظر آئے گا، اور یہ افغانستان کی دم کے طور پہ آپ کو ایک سائڈ پہ نظر آئے گا، مگر یہ دم جو ہے یہ کتے کی دم ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کو یہ چاہیے، چائنا کو یہ چاہیے، کیونکہ جیسے ہی پاکستان اس علاقے کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھتا ہے تو ہم براہ راست تاجکستان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے، اور تاجکستان ہمارا ہمسایہ ملک کنسیڈر ہو جائے گا، اور ہم سی پیک کے تھرو یہاں سے اپنی بڑی آرام کے ساتھ تمام تر ٹرانسپورٹ گزار سکتے ہیں، ہم اپنی ٹرین یہاں سے گزار سکتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارے جو روابط ہیں وہ بڑے ہی آئیڈل قسم کے ہو جائیں گے۔ اگر پاکستان اس ایریا کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھتا ہے تو چائنا بھی ہمیں سپورٹ کرے گا، سینٹرل ایشیا بھی ہمیں سپورٹ کرے گا، رشیا بھی ہمیں سپورٹ کرے گا، سوائے بھارت اور افغانستان کے ہر ملک جو ہے ہمیں یہاں پر سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اس علاقے کی بات کرتے ہیں تو اس علاقے کی جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ جب انگریز یہاں پر آیا تھا تو اس علاقے کو لے کر یہاں پر کافی مسائل پیدا ہوئے تھے، اور بعد میں اس وقت رشیا اور انگلینڈ نے یہ تمام تر چیزیں فائنلائز کر لی تھی کہ ہم اس ایریے کو ایک بفر زون کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں، یہاں پہ نو مین لینڈ ہوگا اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ایک تو اس کی وجہ سمپل یہی تھی کہ یہ بہت ہی سنگلاخ پہاڑ ہیں، سخت چٹانیں ہیں، اور یہاں پر کسی قسم کی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر وہاں پر کسی قسم کی ڈپلائمنٹ کی جاتی ہے تو وہ سراسر وسائل کا
नुकसान होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए उसको बफर जोन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था और वहाँ पर ये छोटा सा एरिया है मगर किसी मुल्क की वहाँ पर अमलदारी नज़र नहीं आती। अफ़गानिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम ज़रूर है, उनकी रेवेन्यू हदूद के अंदर ज़रूर आता है, मगर तालिबान का वहाँ पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ की जो सरहदी बाउंड्री की जो हिफाजत है वो पाकिस्तान करता है, एक जानिब से चाइना करता है, तीसरी जानिब से ताजिकिस्तान करता है। तो इसलिए इन तमाम ममालिक का इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है कि इस इलाके को अपने पास रख लिया जाए, और ये मकसद जो है अफ़गानियों ने ख़ुद जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया और कहा कि हम आपके ऊपर हमला करने आए हैं, अटक तक का इलाका जो है हम उसको वागज़ार करवाने आए हैं, लेने आए हैं आपसे। मगर जब पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको जवाब दिया तो अटक तक का जो इलाका उन्होंने लेना था और अपना ही 400 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान को दे के चले गए हैं और साथ ही साथ वादी वखान दे के चले गए हैं। यानी कि आपने पंजाबी की एक कहावत सुनी होगी कि कुब्बे नूं लत्त पई उदा कोब निकल गया। तो ये वो वाला मामला हुआ है कि अफ़गानियों ने अपनी तरफ से हमारे ऊपर बड़ा एक अटैक करने की कोशिश की थी और कुछ इलाका कंट्रोल में लेने की बात की थी, मगर पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है कि हमारा सेंट्रल एशिया तक का जो रूट है वो क्लियर होकर चला गया है। इससे पहले हम जब भी सेंट्रल एशिया के साथ मुज़ाकरात की बात करते थे, तजारत की बात करते थे, तो हमें अफ़गानिस्तान को साथ बिठाना पड़ता था। मगर अगर पाकिस्तान इस जंग बंदी के तनाज़ुर में इस वादी वखान के ऊपर अपना कब्ज़ा बरकरार रखता है तो हमें इन फ्यूचर अफ़गानिस्तान के साथ किसी किस्म का जो मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ ताजिकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, चाइना के साथ मुज़ाकरात करेंगे और अपनी तमाम तर ट्रेड जो है इस रूट के ऊपर से आसानी के साथ लेके जा सकेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का एरिया है। यानी कि कल रात की जंग के बाद जो एक अफ़गानियों ने, नमक हरामियों ने जो एक कार्रवाई स्टार्ट की थी, उस कार्रवाई के अंदर उनका जो अपना जानी नुकसान तो हुआ है वो स्ट्रेटजिक तौर के ऊपर बहुत नुकसान करवा चुके हैं और पाकिस्तान को उसका भरपूर फ़ायदा मिला है और पाकिस्तान को एक नया रास्ता मिल चुका है और नया हमसाया मिल चुका है ताजिकिस्तान की सूरत के अंदर। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको बहुत जल्द नई अपडेट के साथ आगाह करेंगे।